तो ये मुद्दा हमने उठाया। ऐसे तो कई और विधायकों ने, जैसे जो 7वें चरण की बहाली है उसको जल्द से जल्द सरकार करवाए, नियमावली में जल्दी जो संशोधन करना है करके लाइए। लेकिन ये ज़रूर है कि 7वें चरण को लेकर के 2-3 विधायकों ने बात रखी, हमारी पार्टी से भी उस पे बात रखी गई और अभी तो नियमावली बन रहा है। उसमें नियमावली बनने के बाद मेरे साल लगेगा नहीं। अभी हम संदीप सौरभ माले के जो विधायक हैं उन्हीं के आवास पे आए हुए हैं। कल विधानसभा का सत्र खत्म हुआ जिसमें तमाम प्रकार के प्रश्न है पूरे बिहार के जनता के पास कि वाकई में जो विधानसभा इतना चला, 4 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी चला, क्या इस विधानसभा सत्र में बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के जनता के लिए कुछ हुआ या फिर वाकई में सिर्फ हो हंगामा होकर ही खत्म हो गया। सर हमारे साथ जुड़े हैं और मैं सर के साथ इसलिए बार बार जुड़ता हूं कि ये विधानसभा सत्र हो या फिर बिहार के जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ये जानते हैं कि बिहार के युवाओं के साथ क्या परेशानी है, बिहार के जनता के साथ क्या परेशानी है, हर मुद्दा के ऊपर आवाज उठाने का प्रयास करते हैं। और सर का बहुत बहुत सबसे पहले वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। विधानसभा सत्र, उम्मीद था कि विधानसभा सत्र में तमाम बिहार के युवाओं के लिए कुछ होगा, बिहार के जनता के लिए कुछ होगा। अब कुछ लगा कि कुछ विशेष हुई? देखिए, शीतकालीन सत्र है और ये तो सत्र 5 दिन का होता है और उसमें 1 दिन तो फॉर्मेलिटी वाली होती है। तो 4 दिन जो सत्र बचे उसमें तो पूरा प्रयास हम लोगों ने किया कि तमाम मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर उठाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट इस बार जो रहा कि विपक्ष में जो लोग थे, भाजपा के लोग, ये लोग शराबबंदी वाली जो घटना हुई सारण में, इसको लेकर के विधानसभा नहीं चलने देंगे इस मोड में आ गए थे और उन्होंने जो मुद्दे उठाए उसी से संबंधित, शराबबंदी से संबंधित और सारण में जिनकी मौतें हुई हैं, तो उनकी मौत पे जो उनका सवाल था, जो उन्होंने अपनी बात रखी, उसके ऊपर सरकार का जवाब भी आया। तो देखिए, जो संसदीय परंपरा है उसके तहत अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है और सरकार उसकी जवाब दे देता है सरकार की तरफ से कोई, तो उसके बाद मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार में रहने के समय जितना अलोकतांत्रिक रहती है, उतना ही अलोकतांत्रिक और उतना ही उन्मादी किस्म के लोग ये लोग विपक्ष में रहने के बाद भी रहते हैं। और इसलिए जो कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे जो बीजेपी के लोगों ने उठाया था उसको भी उन लोगों ने नहीं होने दिया, उस पर उन लोगों ने उपस्थित ही नहीं थे उस समय। तो कई मुद्दे तो दबे, जाहिर सी बात है इसके चलते। और लेकिन कई सारे सवाल तब भी इसके बावजूद भी सदन के अंदर आए। मैंने खुद ही अलग अलग जो बहालियां हैं उसमें जो, आप किस किस मुद्दे के ऊपर वहां पे अपना प्रश्न रखे? देखिए, मैंने अनियोजित कार्यपालक सहायक जो हैं, जिनका बहुत 3-4 साल से जिनका जिला स्तर पे जिनका पैनल बना हुआ है और आधे लोगों का बहाली हुआ और आधे लोगों को का नियोजन नहीं हुआ, और अब सरकार कह रही है और विभाग कह रही है कि भाई हम बेल्ट्रॉन के माध्यम से आपका बहाली करवाएंगे। तो हमने मांग उठाई थी कि अनियोजित कार्यपालक सहायकों को सीधे सरकार भर्ती करे। एक तो ये मुद्दा था हमारा। जातीय जनगणना जो अभी बिहार में होने वाला है जनवरी से, और सरकार ने तय किया है कि वो शिक्षकों से करवाएगी, तो हमने भी उसका विरोध किया। हमने सदन के अंदर इसको शून्यकाल में उठाया था। हमने कहा था कि भाई जो जातीय जनगणना है वो तो सरकार करा रही, अच्छी बात है, लेकिन हाईकोर्ट का पहले से एक निर्णय है कि आप शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम मत कराइए। तो जब हाईकोर्ट कह रहा है और उसी काम को करने के लिए 2012-13 में बिहार में मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों का एक टीम का गठन हुआ, जिनसे सरकार ने 2 साल तक काम भी लिया और उस काम के माध्यम से सरकार की बहुत वाहवाही भी हुई। तो उन लोगों को इस काम में लगाया जाए, उनको रोजगार भी मिलेगा, उनका संघर्ष भी चल रहा है और शिक्षकों को भी इससे माने राहत मिलेगी। तो ये मुद्दा हमने उठाया। ऐसे तो कई और विधायकों ने, जैसे जो 7वें चरण की बहाली है उसको जल्द से जल्द सरकार करवाए, नियमावली में जल्दी जो संशोधन करना है करके लाइए। अच्छा, ये 7वीं चरण वाला जो मैटर है ये भी तो 3-4 साल से लटका पड़ा है, इसके लेकर कुछ उम्मीद है कि अब कुछ होगी या फिर ये भी 24 के सदन के अंदर तो क्लिंच नहीं हुआ इस पे। जाहिर सी बात है कि इस बार शिक्षा मुद्दा में नहीं था, शिक्षा विभाग जो था वो सूची में था ही नहीं, तो एजुकेशन से संबंधित तो सवाल नहीं डाला किसी विधायक ने। लेकिन ये ज़रूर है कि 7वें चरण को लेकर के 2-3 विधायकों ने बात रखी, हमारी पार्टी से भी उस पर बात रखी गई और अभी तो नियमावली बन रहा है। उसमें नियमावली बनने के बाद मेरे साल लगेगा? नहीं, साल नहीं लगेगा, इसी साल से तो शुरू हुआ है और इसी साल में बन के रेडी हो जाएगा। नियमावली में चूंकि बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, जैसे नियोजन इकाइयों का भंग होना,
पूरे सिस्टम को ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से करना, डोमिसाइल लागू करना, तो ये कई सारी चीज़ें उसमें हो रही हैं। तो उसमें तो नियम कानून बदलेगा। वो ऊपर से देखने से किसी को लग सकता है कि ये तो 2 दिन का काम है, लेकिन 2 दिन का भी काम नहीं है, थोड़ा है। तो ये सारी प्रक्रियाएं अभी अगर चल रही है, जैसा कि शिक्षा विभाग का कहना है, तो उन प्रक्रियाओं को ख़त्म होने के बाद ही स्टेट की बहाली आएगी। या हम लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि भाई आप जब नियमावली आपका फाइनल बन जाता है तो आप विज्ञप्ति जो है वो एक साथ जारी कर दीजिए, 1 से 12वीं तक। अच्छा, ये शिक्षक बहाली के लेकर ही एक मेरा प्रश्न होगा, एकदम बैक टू बैक वाला। क्या उम्मीद किया जाए कि 23 में भी मास्टर लोग बनेगा, 22 के इंड में, इंड तो 23 के शुरुआत से ही हो जाएगा, और मेरे ख्याल से 23 के मिड आते आते तक सारी बहालियाँ हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन सेंट्रलाइज हो रहा है। पहले वाला प्रोसेस नहीं है। नियमावली अगर आपका एक बार बदल गया, नया नियमावली बन गया, तो उस नियमावली से जब बहाली होगी तो अभ्यर्थियों को अलग अलग जिलों पे दौड़ना नहीं है, उनको ऑनलाइन और सेंट्रलाइज एक ही साथ फॉर्म डालना है। तो कंप्यूटर से कहीं भी अप्लाई करेंगे, उनका किस डिस्ट्रिक्ट में होगा, किस में कट ऑफ में आएगा, वो अलग बात है। तो ये बहुत सहूलियत हो जाएगा उनके लिए, तब इसमें बहुत टाइम नहीं लगना है। अब सरकार में है और सरकारें से आप प्रश्न रखें कि नियोजित शिक्षकों को इस काम में नहीं लाया जाए, बहाली होना चाहिए, तो सरकार में रहकर और सरकार से यह प्रश्न कैसे करें? देखिए, सरकार में हम लोग सरकार के समर्थन में हैं, और समर्थन में है तो उसका खास कारण है कि भाई देश के ऊपर जो लोकतांत्रिक मूल्यों का खतरा गहराया हुआ है जो बीजेपी के चलते, तो उनको सत्ता से बेदखल रखना है। और ये लोग जब सत्ता में आते हैं, जो उन्मादी और सांप्रदायिक लोग हैं, तो ये जब सत्ता में आते हैं तो सत्ता का ज़बरदस्त दुरुपयोग भी करते हैं। तो इनको सत्ता से बेदखल रखेंगे तभी लोकतंत्र बचेगा। इस समझदारी के साथ CPI-ML जो है वो महागठबंधन के सरकार को समर्थन दे रही है। लेकिन हमारी जवाबदेही जो है, हमारी जो जिम्मेदारी है, वो तो हम लोगों ने लिया है कि भाई मास की आवाज़ को, जनता की जो आवाज़ें हैं, जो जन आंदोलनों की आवाज़ है, उसको सरकार तक कम्युनिकेट करवाएंगे। और प्राथमिक जो किसी भी MLA का, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ या हमारी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी MLA का जो प्राथमिक जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, वो जनता के प्रति है, जिन्होंने आपको चुन के भेजा है। उसके बाद सरकार में है, विपक्ष में हो, तो बाद की चीज़ है। अगर आप सरकार में भी हैं और जनता ने चुन को आपको भेजा है और जनता के कुछ मुद्दे हैं, तो आपको कहना चाहिए। तो उसी लिहाज से हमने कहा कि भाई, और ये तो बहुत माने बिहार के लिए कहिए क्या, देश, समूचे देश के लिए जो सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं, उनको तो हर काम में हर जगह लगाया जा रहा है। कई सारे राज्य, माने कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए, तो जनरली हर जगह ही चलता है। तो वहाँ जो सरकार नौकरी जनरेट कर सकती थी उन कामों के लिए, वो ना करके शिक्षक को उन कामों में झोंक दिया जाता है। इसके चलते बच्चों की पढ़ाई खराब होती है। तो इसलिए हमें लगा कि बहुत कंसर्न वाला मुद्दा है, जनता का कंसर्न इससे जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको उठाया। उसमें सरकार में होना नहीं होना कौन सी बड़ी बात है। बिहार के युवा आपको मैं भी देखता हूँ, कमेंट भी एक पर एक आता है, कहते हैं कि मंत्री हो तो संजीव सौरभ जैसा हो, क्योंकि वो विधायक ना रहे, उनको मंत्री बनाया जाए, आगे चल के उनको बहुत दूर तक जाना है। क्योंकि आप जमीनी हकीकत के हिसाब से जनता क्या सोचती है, जनता के हिसाब से आप सोचते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, और नेता तो नेता लेखा सोचते हैं, आप जमीनी हकीकत सोचते हैं। तो इसके लेकर क्या आप आगे? ये हमारी पार्टी की खासियत है। देखिए, हम लोग का जिस पार्टी में ट्रेनिंग हुआ है CPI-ML में, और खास करके जो उसका स्टूडेंट विंग है आइसा, तो आइसा के तो राष्ट्रीय महासचिव हम आज भी हैं। आज भी हैं। अच्छा, 2015 में उसके राष्ट्रीय महासचिव हम बनाए गए थे। 2019 में दोबारा सम्मेलन हुआ, वो तो पूरा भारत में चलती है, पूरे भारत में, तो उसके हम राष्ट्रीय महासचिव हम हैं। और ये काफ़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी वाला पद होता है। तो वो सब जो अनुभव हम लोग को रहा, छात्र आंदोलन करने का और शिक्षा रोजगार के तमाम आयामों को पे आवाज़ उठाने का, अलग अलग राज्यों में जाकर के आवाज़ उठाई, तो वो अनुभव कहीं ना कहीं काम आ रहा है। लेकिन पार्टी का जो कमिटमेंट है, हमारी पार्टी का जो काम करने का तरीका है, बिहार में लोग कहते हैं ना कि माले जो है वो बरमसिया पार्टी है, 12 मास काम करने वाला। तो हम लोग चुनाव के समय कुछ बात कह देंगे और चुनाव के बाद भूल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये पार्टी का ट्रेनिंग का ही खासियत कहिए कि हम लोग ज़्यादा शिक्षा रोजगार के सवालों को या जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उनको संजीदगी से समझते हैं। पार्टी चूंकि उस तरह से समझती है। अब जिसकी पार्टी नहीं मानेगी, जिसकी पार्टी के लाइन लेंथ में वो चीज़ें नहीं होंगी, तो वो MLA नहीं समझ पाएंगे शायद। क्या 2024 से पहले उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी 1 लाख भी नौकरी सरकारी दे पाएंगे? हाँ, वो तो 24 से पहले क्या, 23 में होने जा रहा है। कहने को है सर, पेपर में प्रतिदिन बहाली शिक्षक बहाली जो होना है, तो शिक्षक बहाली तो 1 लाख से ज़्यादा संख्या में बहाली होगी ना। होंगी।
पिछले 3 साल से हो ही रही है ना, जब गठबंधन यानी कि बीजेपी की सरकार 3 साल से तो ये सरकार है नहीं, तो इस सरकार का नज़रिया जो बिहार में अप्लाई हो रहा है वो तो 3 साल से नहीं है। कई सारी चीज़ें, जैसे ये सरकार जब आई तो आप देख रहे हो कि विज्ञप्ति जो पेंडिंग पड़ी हुई विज्ञप्तियां थी उसमें ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि पूर्व की सरकारों ने यहाँ पर तमाम बहालियों को रोक के रखा था, फंसा के रखा हुआ था। तो इस सरकार ने एक अच्छा काम किया कि जो पाइपलाइन में बहाली है उसको पहले क्लियर करवा दीजिए। नई बहालियां तो आएंगी ही, लेकिन पाइपलाइन में जो है उनको क्लियर करवाइए। उसमें कुछ बहालियां बची हुई है तो उसको भी हम लोग उठा ही रहे हैं, जैसे अनियोजित कार्यपालक सहायक, इनकी बहाली सब चीज़ हो चुका है, इनका पैनल तैयार है, बस इनको लेना था। लेकिन देश भर में जो सिस्टम चलाने का, सरकार चलाने का जो नया फॉर्मूला मोदी जी के आने के बाद इजाद हुआ, जिसमें ज़बरदस्त तरीके से हर जगह आउटसोर्सिंग का प्रावधान किया गया। और आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? आउटसोर्सिंग का मतलब है कि सरकार जैसे किसी हॉस्पिटल में किसी आउटसोर्सिंग कंपनी से स्टाफ लाती है, तो सरकार तो जितना परमानेंट स्टाफ को पेमेंट देगी उतना ही पेमेंट दे रही है उसके लिए, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी उस पेमेंट से आधा पैसा अपना रखता है और आधा ही देता है उस आदमी को। तो एक आउटसोर्सिंग कंपनी है जो बैठे बैठाए लाखों अरबों रुपए, करोड़ों रुपए कमा रही है, और जो काम करने वाले लोग हैं वो गन पॉइंट पे हैं, उनको लग रहा है कब हटा दिए जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। सरकार का उतना ही पैसा जा रहा है। ज्यादातर तो बिहार में अभी ऐसा ही सर्विस है ना। ये बिहार में नहीं, मैं बोला हूँ ये बिहार का फिनोमेना नहीं है। आउटसोर्सिंग जो है ये न्यू लिबरल पॉलिसी जो है, नव उदारवादी नीतियाँ जो है, जिसके चलते देश में अमीरी और गरीबी का इतना खाई बढ़ रहा है, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाया हुआ कार्यक्रम है। और बिहार का स्वास्थ्य विभाग जैसे आप देखिए, तो स्वास्थ्य विभाग तो लंबे समय तक बीजेपी के हाथों में रहा, और अब तो है ना तेजस्वी यादव जी के हाथ में है। लेकिन जो चीज़ें एग्रीमेंट के माध्यम से आउटसोर्सिंग कंपनियों से ले लिया गया है, और उसमें कई सारे नेताओं के जो लोग हैं, कई लोग वो अपनी पत्नी के नाम से कुछ एजेंसी खोल दी है और उसको ठेका मिल चुका है। तो वो बैठे बैठे जो करोड़ों रुपए कमाना हुआ, मेहनत मजदूरी कोई और कर रहा है, सरकार पैसा दे रही है लेकिन आधा पैसा उनका चला जा रहा है। हाँ, बिचौलिया। तो और इसमें कोई लेबर लॉ को ठीक से पालन इसमें नहीं होता है, उसमें जो मजदूर हैं उनके पूरे अधिकार नहीं मिल रहे हैं उनको। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए, आउटसोर्सिंग का सिस्टम बंद होना चाहिए। जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको परमानेंट कीजिए, और इसी दिशा में मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव भी सोचते हैं, उनसे हमारी बात भी हुई थी। तो सरकार तो कह रही है कि हम आउटसोर्सिंग कंपनियों को जिस तरीके से बिहार के हर डिपार्टमेंट में घुसा दिया गया है, तो सरकार की योजना फिलहाल है कि उनको धीरे धीरे खत्म करेंगे। अच्छा, जितना दिन विधानसभा सत्र चला उतना दिन हम गर्दनी बाग में खासकर देखे, आप तो गए हुए थे गर्दनी बाग में, आपको देखने को मिला होगा कि एकदम मेला की तरह भीड़ लगा हुआ था। खासकर मुझे भी एहसास हुआ, आप भी देखबे किए होंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट, चाहे प्राइमरी की बात करें, माध्यमिक की बात करें, उच्च माध्यमिक की बात करें, प्रोफेसर की बात करें, ये तमाम केवल एजुकेशन वाले भी क्यों परेशान है बिहार में? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि केवल एजुकेशन क्यों? देखिए, शिक्षा का मामला तो बहुत गंभीर है बिहार में, स्थिति ठीक नहीं है। और विश्वविद्यालयों की तो दशा देखें, हम तो विधानसभा में 3 बार हमने शून्यकाल में डाला एक सवाल को, लेकिन हर बार हंगामा के चलते वो स्थगित हो गया। हमने सरकार से मांग की है कि विश्वविद्यालयों में जो सेशन का मामला है, सत्र जो लेट चल रहे हैं, जिसके चलते हर साल लाखों जो स्टूडेंट्स हैं उनको विक्टिमाइज होना पड़ता है, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। तो हमने सरकार से मांग की थी कि आप इस पे श्वेत पत्र जारी कीजिए, व्हाइट पेपर रिलीज कीजिए। श्वेत पत्र का मतलब हुआ कि सरकार आज की जो परिस्थिति है उस पर अपना डॉक्यूमेंट देगी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, और इस परिस्थिति से ओवरकम कैसे करना है, निकलेंगे बाहर कैसे, इस पे भी वो अपना रोड मैप बताएगी जनता को। तो हमने विश्वविद्यालयों को करना क्या है सरकार को, इस पे हमने श्वेत पत्र की मांग की, हालांकि आया नहीं सदन में। अभी जो गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे थे, जैसे उसमें गेस्ट फैकल्टी जो हैं, गेस्ट फैकल्टी के साथ क्या है, वो पिछले 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। और जितने टीचर्स की कमी बिहार ने देखा है, बिहार के कैंपसेस ने देखा है, अभी भी है। उस दरमियान समझिए कि कई एक विभाग ऐसे थे जो सिर्फ गेस्ट फैकल्टी के दम पे चल रहे थे, जहाँ पे सिर्फ एक परमानेंट टीचर है जो HOD है, बाकी सब गेस्ट फैकल्टी है। प्राइमरी में भी यही सिचुएशन है अभी ना। तो ये जो फिलहाल ये गेस्ट फैकल्टी जो कॉलेज विश्वविद्यालय में, इनका आंदोलन चूंकि था वहाँ पे, अब सरकार का क्या है, उसमें गेस्ट फैकल्टी लोगों का कहना है कि भाई हमारी जो नियुक्ति हुई थी वो UGC के मापदंडों पर हुई थी। UGC ने एक परमानेंट टीचर का जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जो एलिजिबिलिटी उसमें चाहिए,
जो प्रोसेस उसमें तय किया गया है वो सारे प्रोसेस, वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए हम लोग का सिलेक्शन हुआ, पारदर्शी तरीके से हुआ, वो सही बात भी है। इवन अभी जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से जो बहाली हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली, उससे ज़्यादा पारदर्शी तरीके से गेस्ट टीचर की बहाली हुई है यहाँ पे, उनका इंटरव्यू जिस तरीके से हुआ है। तो इनका कहना है कि जब सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए हम आए हैं यहाँ पे, हमने 10 साल सेवा दी, अब हमको अगर निकाला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? तेजस्वी यादव जी तो कहते हैं कि हम नौकरी देने जा रहे हैं, तो फिर निकालेंगे क्यों? तो इनका कहना है सीधा कि भाई हमारा पेमेंट जो मिल रहा है अभी वही पेमेंट हमारा रहने दीजिए, लेकिन हमको रेगुलर कर दीजिए। कहने का मतलब कि हमारा रिटायरमेंट का एज फिक्स कर दीजिए। इसके चलते दिक्कत क्या हो रही है? इसके चलते दिक्कत हो रही है कि कोई गेस्ट टीचर है, अब प्रिंसिपल चाहते हैं कि उनसे अब कुछ व्यक्तिगत काम भी करवा लें, नहीं कराइएगा तो अगला वर्ष आपका रिन्यू नहीं करवाएंगे, आपको निकलवा देंगे। ये जो गन पॉइंट पे टीचर्स को रखे हुए ये ठीक नहीं है। यही चीज आपका प्रिंसिपल के अंडर में या एचओडी के अंडर में या किसी के वाइस चांसलर के अंडर में, तो ये कैंपस के अंदर देखिए, विश्वविद्यालय हो या कॉलेज हो या स्कूल हो, हमारा मानना है कि उसके अंदर डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोकतंत्र उसमें नहीं रहेगा, तो जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, पढ़ाई का लेवल जो है उसमें क्वालिटी नहीं आएगी। तो इसलिए विश्वविद्यालय के अंदर अगर आपको डेमोक्रेसी बहाल करना है तो गेस्ट टीचर को आप इक्वल ट्रीट कीजिए। वैसे ही टेक्निकल कॉलेजेस जो हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उनके टीचर्स का भी आंदोलन चल रहा था, वहाँ पे उसमें भी मैं गया था, उनका भी वही सेम मैटर है। उनको भी लगता है कि सरकारी का जो क्राइटेरिया है उसके तहत उनका नियोजन हुआ था, तो उनको परमानेंट कीजिए। या जो +2 स्कूल में गेस्ट टीचर हैं वहाँ भी स्थिति वही है। तो गेस्ट टीचर्स को सरकार या कोई भी नौकरी जिसमें आप लोगों से काम ले रहे हैं लेकिन उसमें कोई फ्यूचर आप नहीं दिखा रहे हैं, तो ये अप्रोच होना चाहिए किसी भी सरकार का कि आप उनको परमानेंट मोड में ले आएँ और उनका अपने काम से, अपने पद से लगाव होगा, तब उनका काम का क्वालिटी डेवलप करेगा, अच्छा होगा। अगर एक टीचर को लग गया कि भाई उसको पढ़ाना है, कल होकर उसको हटाया नहीं जाएगा। ये तो सर सिर्फ कहने को है, कहा जा रहा है बिहार में। नियोजित शिक्षक की बात किया जाए, वो भी बेचारे परेशान ही रहते हैं, 30 के 30 दिन परेशान रहते हैं। मैं तो देखता हूँ कि 2-2 टीचर पे पूरा विद्यालय चल रहा है, बिना मास्टर साहब का विद्यालय चलता है, अब 75 को काम रहता है मास्टर साहब। शिक्षक अलग है, नियोजित शिक्षक अलग होगा। कहने का मतलब हुआ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ही पूरा बिहार के खराब हो गया। सिर्फ एजुकेशन कहाँ, ये जो सिस्टम है जिसमें आप ठेका पर लोगों से काम ले रहे हैं, तो हर डिपार्टमेंट में चल रहा है। छोटे छोटे जो नगर निगम है, माने सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि काम काज का जो प्रवृत्ति रेगुलर किस्म का है, उस रेगुलर किस्म के काम काज पे आप एडहॉक पे लोगों को नहीं रख सकते हैं, टेम्पोररी नहीं रख सकते हैं। जब काम परमानेंट नेचर का है तो आदमी भी परमानेंट नेचर का ही होना चाहिए, जॉब भी परमानेंट नेचर का। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, नगर निगम में जो साफ सफाई चलती है, तो साफ सफाई तो परमानेंट नेचर का काम है, हर दिन ही होना है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ होली दीपावली में होना है, सालों भर होना है। तो इस काम के लिए जो लोग लगाए जाएंगे वो परमानेंट नेचर के नौकरी पे होंगे, लेकिन ये हो कहाँ रहा है? सब आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? ठेका प्रथा। तो आप निजीकरण को जब केंद्र सरकार ऊपर से बढ़ावा देगी और उसी का पॉलिसी धीरे धीरे सब जगह फैलेगा, तो राज्यों के अंदर भी इसका आना बहुत स्वाभाविक है। बिहार तो 17 साल से एनडीए के चुंगल में रहा, तो उस दौरान यहाँ पे भी कहिए कि बहुत सारे इस तरह की चीजें आई जो ठीक नहीं है। कहा जाए कि विधानसभा में तमाम प्रकार के आवाज उठा, लेकिन कुछ विशेष नहीं हुआ बिहार के। कुछ विशेष देखिए, इस बार तो कुछ अनुपूरक बजट आना था, अलग अलग विभागों का जो पैसा शॉर्ट हो गया है, कम हो गया है। सरकार की जो योजनाएं पहले से चल रही है, उन योजनाओं के लिए पैसा का कमी हो जाता है, तो बीच में अनुपूरक बजट लाया जाता है। तो उस लिहाज से अलग अलग विभागों को बजट दिया गया है, एलोकेट किया गया है। और कुछ खास पॉइंट के युवाओं के लिए खास, युवाओं के लिए मुद्दे उठे हैं, कई सारे मुद्दे उठे हैं, उस पर सरकार उठे हैं कि होगी कुछ आगे हम लोग तो कोशिश करेंगे कि हो, लेकिन करना तो अल्टीमेटली सरकार को है। अभी तो सरकार है ना, सरकार का मतलब होता है कैबिनेट, साफ बात, और हम कैबिनेट में नहीं हैं। आप सर कैबिनेट में नहीं हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपकी बातों को तो प्राथमिकता दिया जाता होगा ना वहाँ? दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम बात सही बोलते हैं। तो अगर दिया जाएगा तो उसमें होगा। आपको जनता बोलने का अधिकार दिया है कि आप जाकर सदन में आवाज उठा सकते हैं, इससे बड़ी क्या चाहिए? नहीं ना, तो जनता ने कहा है तो हम उस काम को बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ वैल्यू दी जाती है ना, अच्छा से दी जाती है, तभी तो कई सारी चीजें उसमें क्लिंच हुई। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का बहाली क्लिंच हुआ, तभी तो जब हम लोग का आवाज को सरकार ने वैल्यू दिया।
कुछ बहालियां हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, कुछ मांगे हैं जो, और मांग का तो कोई सीमा नहीं है, हम लोग तो हर तरह के मांग को उठाते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार शिक्षक जो बहाली अभी 7वें चरण के अंतर्गत जो होने वाला है, उसमें कभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री के बातों का मैं भी अगर बोलूँ तो आज कुछ और कल कुछ और बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हम बीपीएससी के जिस प्रकार प्रधान शिक्षक का प्रधानाध्यापकों की बहाली हुई है उस प्रकार से लेंगे, कभी मेरिट बनाते हैं, कभी बीपीएससी। ये उनका फ्यूचर का प्लानिंग हो सकता है, लेकिन हमको लग रहा है कि अभी जो नियमावली बन रहा है उसमें वही होगा। आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो मार्क्स होंगे और जो ग्रेजुएशन और आप ये बड़ी बात बीएड का बोल रहे हैं। नंबर होगा, उसी में 60-40 का रेशियो से चलेगा। मतलब मैं जो अब तक समझा हूँ शिक्षा विभाग में बात करके, अपर मुख्य सचिव से बात करके, शिक्षा मंत्री के पीएस से बात करके, इवन शिक्षा मंत्री से बात करके, तो ये योजना ज़रूर है सरकार की कि इसको कम्प्लीटली कॉम्पिटिटिव नेचर का चीज़ बना दें। लेकिन आप जब 2 लाख 2.5 लाख बच्चे जब ऐसे स्टेट और सीटेट बीटेट पास करके बैठे हुए रहेंगे, तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव नेचर का बना देने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कंपटीशन दे करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए अगर इस सब चीज़ों में कोई प्रक्रियाओं में बदलाव अगर करना होगा सरकार को, कई लोगों का ये मानना है कि आप कंपटीशन से टीचर को लीजिए। तो ये तो ऐसा नहीं कि मांग गलत है या इस तरह का बयान दिया तो कोई गलत बात कहा। वो सब उम्मीद आपको समझिए कि 2-4 दिन के अंदर सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, हमको जहाँ तक लग रहा है। इसी महीने के अंत तक नियमावली हर हाल में। आप ही विधानसभा से जब होते हुए गर्दनी बाग आए थे तो 25 तारीख का एक डेट दिए हुए हैं, मुझे भी याद है। 25 आया कहाँ है? आने ही आज वाला तो है। 20 है ना। हाँ, तो हम तो कहीं ना 1 सप्ताह और इंतजार कीजिए। चलिए, विधानसभा में किस किस मुद्दा के ऊपर बात हुई, क्या बिहार के युवाओं के लिए हुआ, क्या बिहार के जनता के लिए हुआ, तमाम प्रकार के हमने जानकारी लेने का प्रयास किया। काफ़ी लंबा सेशन चला हम लोग का आज, फिर भी खैर कोई बात नहीं। शिक्षक बहाली हो, प्रोफेसर बहाली हो, कार्यपालक सहायक हो, चाहे जो भी हो, बिहार के युवा के तमाम प्रकार के जो भी विभाग है, हर विभाग के ऊपर हमने बात करने का प्रयास किया। और धन्यवाद सरकार कि इतना लंबा समय दिए। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं भी केवल आप